वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और यह नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रकरण है उच्च न्यायालय। दोस्तों, इस लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जिसमें विषय में हम सामाजिक विषय और उप विषय में नागरिक शास्त्र लिखेंगे। बाकी सूचनाएं अपने शिक्षण शेड्यूल के हिसाब से आप लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा उच्च न्यायालय। प्रकरण के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कि पूर्वत लिखा हुआ है। तो क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी विषय के लिए कॉमन होते हैं, इसलिए हम प्रारंभ के लेसन प्लान में लिखने के बाद उनको पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी उच्च न्यायालय के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी उच्च न्यायालय के कार्यों और अंगों को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी उच्च न्यायालयों को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी उच्च न्यायालय के नियमों को समझकर उसका अपने अधिकार में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट चांपट पर उच्च न्यायालय और उसके स्थानों का एक चार्ट। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी भारतीय न्यायिक स्थलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगली हेडिंग हम प्रस्तावना की देंगे। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न करेंगे कि कानून की अवमानना करने पर न्याय कौन देता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे न्यायिक संस्थाएं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि न्यायपालिका की प्रदेश में उच्च संस्था क्या होती है। तो उत्तर में लिखेंगे उच्च न्यायालय। तीसरा प्रश्न करेंगे कि उच्च न्यायालय किस अदालत या किस न्यायालय के खिलाफ अपील सुनती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न, और इसी के आधार पर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि विद्यार्थियों या बच्चों, आज हम उच्च न्यायालय के विषय में अध्ययन करेंगे या जानेंगे। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उच्च न्यायालय। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि न्याय कौन देता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। न्यायाधीश तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। फिर अगली हेडिंग शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उच्च न्यायालय के कार्य क्या क्या हैं। तो प्रश्न में लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर, या इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कचहरी अर्थात उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। किसी भी मुकदमे यानी कि वाद के फैसले में जो कि प्रदेश की किसी भी छोटी कचहरी या सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय में दिए होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। उच्च न्यायालय में गवाह नहीं बुलाए जाते। यहाँ पर केवल जानकारी की फाइल के आधार पर फैसला होता है। उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है। मूल अधिकारों के हनन पर हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। फिर हम अगली हेडिंग देंगे बहुत प्रश्न यानी कि सांपा सारांश की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ से अपील कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों के लिए हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। तीसरा प्रश्न करेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथा प्रश्न करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को संपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्ष का स्वयं निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। दूसरा है कि न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि उच्च न्यायालय का गठन किससे मिलकर होता है। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी घर से गृह कार्य के रूप में न्यायाधीश के कार्य कॉपी पर लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।